आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने पहली बार लोकपाल के गठन की बात की थी? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन थे जिन्होंने प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष थे और जिन्होंने पहली बार लोकपाल के गठन की बात की थी? तो मोरारजी देसाई जो थे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे जिन्होंने पहली बार लोकपाल के गठन की बात की थी। और बात करें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन का, तो वर्ष 1966 में हुआ था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन। देखते हैं आज का दूसरे प्रश्न को। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो यदि किसी राज्य का मंत्री त्याग पत्र देना चाहता है तो उसे त्याग पत्र किसे संबोधित करके देना चाहिए? जी हाँ, यदि किसी राज्य का मंत्री त्याग पत्र देना चाहता है तो उसे त्याग पत्र किसे संबोधित करके देना चाहिए? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के मुख्यमंत्री को संबोधित करके देना चाहिए यदि किसी राज्य का मंत्री त्याग पत्र देना चाहता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें इसकी एक खंडपीठ की, तो लखनऊ में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जी हाँ, भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितना होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष होना चाहिए। भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। और मुख्यमंत्री राज्य सरकार का निर्वाचित प्रमुख होता है, तो ये भी आप याद रखते हुए चलिए। 5 नंबर प्रश्न का, तो मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को किस अनुच्छेद में सुरक्षित किया गया है? जी हाँ, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को किस अनुच्छेद में सुरक्षित किया गया है? तो अनुच्छेद 350 में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को सुरक्षित किया गया है। और बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जी हाँ, कालीबंगा जो है सिंधु घाटी स्थल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक सिंधु घाटी स्थल है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो नालंदा किस धर्म के लिए सीखने का एक प्राचीन केंद्र था? जी हाँ, नालंदा जो था किस धर्म के लिए सीखने का एक प्राचीन केंद्र था? तो बौद्ध धर्म के लिए सीखने के लिए एक प्राचीन केंद्र था नालंदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध, ये भी आप याद रखिएगा। बात कर ले आज का 8 नंबर प्रश्न का, तो वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के दौरान रूस के राजा कौन थे? जी हाँ, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस के राजा निम्नलिखित में से कौन थे? तो निकोलस द्वितीय वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के दौरान रूस के राजा थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व डैश द्वारा किया गया था? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि बरेली में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो खान बहादुर ने
बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलूं, आपको डेली की क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? जी हाँ, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना, किस वर्ष बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था और वह लोदी वंश का अंतिम राजा और दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। कौन? इब्राहिम लोदी। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? जी हाँ, इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो इंदिरा पॉइंट भारत संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य डैश है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है कौन है? तो गोवा जो है भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और बात करें अधिक जानकारी की, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किसका मिलान गलत है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है ये आपको पहचान करके बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नवाबों का शहर कोलकाता। ये गलत है, नवाबों का शहर कोलकाता को नहीं कहा जाता है। बात करें ऑप्शन ए का, तो स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। ये सही है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ये भी सही है। झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। ये भी सही है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी में जो है नवाबों का शहर कोलकाता को कहा जाता है, ये गलत लिखा हुआ है। बल्कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? जी हाँ, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में मुख्यतः। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है? तो नक्कू झील जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और बात करें ऑप्शन ए का, तो मानस पल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है, मानसर झील ये भी, और वुलर झील। तो ये तीनों झील जो है जम्मू कश्मीर में है, लेकिन नक्कू झील जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो भारत का राष्ट्रीय आवास बैंक संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का राष्ट्रीय आवास बैंक जो है संसद के किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1987 अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था भारत का राष्ट्रीय आवास बैंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख, बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? जी हाँ, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2005 में भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो आज का 18 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली चीनी मिल की स्थापना वर्ष डैश में और डैश में हुई थी। कहने का मतलब हुआ कि भारत की पहली चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष हुआ और कहां हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1903 में प्रतापपुर में हुई थी भारत की पहली चीनी मिल की स्थापना। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? जी, हरित क्रांति का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? तो अनाज की फसल का उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को, तो भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? जी हाँ, भारत में पहली बार संपत्ति कर किस वर्ष पेश किया गया था? तो वर्ष 1957 में भारत में पहली बार संपत्ति कर को पेश किया गया था। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका, जी हाँ, गैस जो है द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। जी हाँ, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से विषमांगीय मिश्रण की पहचान कीजिए। जी हाँ, आपको पहचान करना है निम्नलिखित में से कौन जो है विषमांगीय मिश्रण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृदा। जी हाँ, मृदा जो है विषमांगीय मिश्रण है। वही बात करें अधिक जानकारी, तो विषमांगीय मिश्रण के उदाहरण कौन कौन से, रेत, तेल और जल आदि जो है विषमांगीय मिश्रण के उदाहरण है। तो ये आप याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में रखा गया है। तो पहले ग्रुप में रखा गया है क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ, मैग्नीज डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो MnO2 जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि MnO2 जो है किसका रासायनिक सूत्र है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। और बात करें इसका सिंबल का, तो Ti जो है इसका सिंबल होता है। और बात करें परमाणु संख्या का, तो 22 जो है इसका परमाणु संख्या होता है टाइटेनियम का। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो डाइन डैश की एक इकाई है। जी हाँ, डाइन जो है निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई है। तो बल की। जी हाँ, डाइन जो है किसकी एक इकाई है, बल की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो हुक का नियम कहाँ तक लागू होता है। जी हाँ, हुक का नियम निम्नलिखित में से कहाँ तक लागू होता है। तो सीमा अनुपातिकता तक लागू होता है हुक का नियम। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो प्रकाश के विवर्तन की घटना की खोज किसने की। जी हाँ, प्रकाश के विवर्तन की घटना की खोज निम्नलिखित में से किसने की। तो ग्रेमाल्डी ने प्रकाश के विवर्तन की घटना की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात कर ले आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है। जी हाँ, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का जो रंग है क्या होता है। तो सफेद होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो कपास की बहुलक इकाई जो है क्या है। जी हाँ, कपास की बहुलक इकाई निम्नलिखित में से क्या है। तो सेलुलोज जो है कपास की बहुलक इकाई है। और एक बहुलक का सबसे आम उदाहरण कौन है। तो पॉलीथीन है। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो वृद्धि होने की प्रक्रिया का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। जी हाँ, वृद्धि होने की प्रक्रिया का अध्ययन जो है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो जेरोंटोलॉजी कहलाता है वृद्धि होने की प्रक्रिया का अध्ययन। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो क्रिस्टी किसमें मौजूद होते हैं। जी हाँ, क्रिस्टी जो है निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होते हैं। तो अर्धचालक नालिका में क्रिस्टी जो है मौजूद होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी जो है इसकी अंदरूनी झिल्ली होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो भूमि में रहने वाले पहले पौधे डैश थे। जी हाँ, भूमि में रहने वाले पहले पौधे निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रायोफाइट जो है भूमि में रहने वाले पहले पौधे थे। और ब्रायोफाइट्स को अक्सर पादप जगत के उभयचर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं आज का 35 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से क्या मछलियों की विशेषता नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से क्या जो है मछलियों की विशेषता जो है नहीं है। तो आभासी देह गुहा की उपस्थिति जो है ये मछलियों की विशेषता नहीं है। और यही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी।
मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के क्लास के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।